हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं ग्रेड 8 हिस्ट्री का चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। इसके बिल्कुल ही नए और रिवाइज्ड वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, हमने करेक्ट आंसर्स इस केस में मैच कर रखे हैं, पर फिर भी रियॉर्ड रियॉर्ड किसे कहते हैं? पीजेंट, जो किसान खेत में काम करते हैं उनको। महल, आपने पढ़ा था उसमें चैप्टर में, महल जो है एक गांव को या जो ग्रुप होता है गांव का उसको कहते हैं महलवाड़ी सिस्टम, आपने उसमें पढ़ा था। निज निज कल्टीवेशन हुआ ऐसी जमीन पर जो प्लांटर्स के द्वारा ओन करी जाती है। जब प्लांटर्स को क्या कहते हैं, कभी भी कल्टीवेशन करना होता था निज उसमें, तो वो लोग क्या करते थे, आइदर जमींदार से जमीन किराए पर ले लेते थे या क्या कहते हैं खरीद लेते थे और फिर उसके ऊपर हायर्ड लेबर्स को बुलाकर उनसे काम करवाते थे। रेयोटी क्या कहलाती है? रेयोटी यानी कल्टीवेशन जो रेयोट की जमीनों पर किया जाता है। तो इसके करेक्ट आंसर्स जो है आपके रेयोट पीजेंट, महल विलेज, निज कल्टीवेशन ऑफ प्लांटर्स ओन लैंड और रेयोटी कल्टीवेशन ऑन रेयोट्स लैंड। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स। ग्रोवर्स जो वार्ड के थे यूरोप में, उनको कौन सा ऐसा क्रॉप था जो लगता था कि उनके अर्निंग्स के लिए वो कंपटीशन के तौर पे कर रहा है? वो था इंडिगो। डिमांड इंडिगो की कब बढ़ गई लेट 18th सेंचुरी में ब्रिटेन के अंदर? तब बढ़ी जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ होनी शुरू हुई। इंटरनेशनल डिमांड इंडिगो की जो है वो किससे ज्यादा प्रभावित हुई? जब सिंथेटिक डाइज की डिस्कवरी हो गई। चंपारण मूवमेंट किसके अगेंस्ट था? जो इंडिगो प्लांटर्स थे उनके अगेंस्ट चंपारण मूवमेंट किया गया था। नेक्स्ट आता है मेन फीचर्स बताइए परमानेंट सेटलमेंट के क्या है। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है एक ऐसा लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जिसको कि इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश इंडिया में 1793 के अंदर, और इसका मेन एम था कि एक स्टेबल सोर्स जो है रेवेन्यू का ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिलता है। लेकिन इससे क्या हो रहा था, जो कल्टीवेटर्स थे यानी कि जो खेती बाड़ी कर रहे थे उनका शोषण हो रहा था, और जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है इंडिया के अंदर वो भी काफी ज्यादा इससे बाधित हो रहा था। इस सिस्टम में जो रेवेन्यू थी जो कि कल्टीवेटर्स के द्वारा पे करी जानी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो बिल्कुल फिक्स कर दी गई थी, और ये थी जो टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थी उसका 1/2। इसने जमींदारों को या जो बिचौलिए होते हैं उनको ओनर्स के तौर पर लैंड की पहचान दी, और साथ ही साथ ये रिस्पॉन्सिबल थे रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए जो भी कल्टीवेटर्स थे उनसे। पर इसने कभी भी जो है प्रोवाइड नहीं किया कोई भी एडजस्टमेंट रेवेन्यू का अगर फसल अच्छी होती है या बर्बाद होती है। इससे जो है जो कल्टीवेटर्स थे उनको बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता। फोर्थ क्वेश्चन है महलवाड़ी सिस्टम जो है वो परमानेंट सेटलमेंट से डिफरेंट कैसे था? तो महलवाड़ी सिस्टम भी एक दूसरे तरीके का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जिसको कि इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश इंडिया में, और ये जो है परमानेंट सेटलमेंट से अलग जो है कुछ खास तरीकों से था। जैसे जो ओनरशिप थी लैंड की वो कल्टीवेटर्स के पास रहती थी या जो विलेज कम्युनिटी है उसके पास रहती थी, ना कि इंटरमीडियरीज या जमींदार जो वगैरह थे उनके पास। इसका मेन एम था कि जो भी खामियां थी परमानेंट सेटलमेंट में उनको एड्रेस करना, उससे ज्यादा पावर देना, मतलब और कंट्रोल देना कल्टीवेटर्स को, साथ ही साथ एनकरेज करना इन्वेस्टमेंट और इम्प्रूवमेंट एग्रीकल्चर के अंदर। पर इसकी भी कुछ अपनी सीमाएं थी क्योंकि इसमें रेट्स जो है वो इनफ्लेक्सिबल थे, उनमें बदलाव नहीं हो सकते थे, और साथ ही साथ जो कल्टीवेटर्स जितने टर्म के लिए काम करते थे टाइम पीरियड के लिए, उसमें भी उनकी जो है सिक्योरिटी की कमी थी। एक क्वेश्चन और कवर करते हैं, फिर इसके बाद जो है बाकी आप सारे आंसर्स हमारे ऐप पे देख सकते हैं। गिव 2 प्रॉब्लम्स व्हिच अरोज विद द न्यू मुनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू। कौन सी ऐसी 2 समस्याएं जो है खड़ी हो गई जब ये मुनरो सिस्टम आया रेवेन्यू को फिक्स करने का? तो जो 2 प्रॉब्लम्स मुनरो सिस्टम के साथ आई वो थी, एक तो सही तरीके से असेसमेंट नहीं हो पा रहा था रेवेन्यू का, यानी कि जो पूरी तरह से इसमें रिलाई कर रहे थे वो लोग वो डिटेल्ड सर्वे पे कर रहे थे लैंड के और क्रॉप्स के, ताकि रेवेन्यू को फिक्स किया जा सके। ये एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था और इसमें कई ज्यादा एरर्स भी होते थे। दूसरी प्रॉब्लम थी बर्डन आ रहा था कल्टीवेटर्स पर। ये जो रेवेन्यू फिक्स करी गई थी ये प्रोडक्टिविटी पर लैंड की आधारित थी,
और ये भी इसमें ध्यान नहीं दिया गया था कि एग्रीकल्चर जो है उसमें कितने ज़्यादा रिस्क होते हैं, कितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है कि मतलब कभी फसल अच्छी होगी, कभी फसल अच्छी नहीं होगी, या कभी बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, सूखा हो गया, कीड़े लग गए। इन सब चीज़ों को जो है ज़्यादा ध्यान इसमें नहीं दिया गया था। तो नतीजा क्या हुआ, कल्टीवेटर्स को ज़्यादा पे करना पड़ रहा था जितना वो अफोर्ड कर सकते थे, और इसके कारण उनके ऊपर कर्जे बढ़ रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो जो मेन दो प्रॉब्लम्स हैं वो थी, एक इनएक्यूरेट असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू और दूसरा था बर्डन ऑन कल्टीवेटर्स। अब इसके बाद के जितने भी आंसर्स हैं वो आप कंप्लीट और बिल्कुल न्यू आंसर्स आप हमारी असा एजुकेशन ऐप पर पढ़ सकते हैं।